Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पढ़ते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा आयोजित विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं, इनमें कुछ ऐसे खास टॉपिक जो एग्जाम के लिहाज से स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। इस सीरीज में हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत की। अब राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन में पिछले 2 क्लासेज में हम देख चुके हैं। एक में हमने देखा कि प्रजामंडल आंदोलन का बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि क्या रही। दूसरे में हमने देखा कि अभी कौन कौन से प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं। 3 प्रजामंडल आंदोलन अभी तक हम देख चुके हैं, जिनमें पहला था जोधपुर में, यानी जोधपुर का जो जन आंदोलन है। उसके बाद हमने देखा बीकानेर में, और तीसरा हमने देखा जैसलमेर में जन आंदोलन। आज की सीरीज में अगला हम पढ़ने वाले हैं, ये है मेवाड़ में जन आंदोलन। आइए अब देखते हैं कि मेवाड़ में किस तरह से कार्यक्रम ये शुरू हुआ। तो मेवाड़ में जो बिजौलिया सत्याग्रह या बिजौलिया किसान आंदोलन था, और उसके ही बगल में जो बेंगू किसान आंदोलन है, उसके रूप में पहले से ही एक तरह से जनता में जागृति आ चुकी थी। यानी कि जनता का आंदोलन एक तरह से तभी शुरू हो गया, भूमिका यहाँ से तैयार हो गई। फिर अप्रैल 1938 में पिक्चर में आते हैं माणिक्यलाल वर्मा, और उन्होंने स्थापना की मेवाड़ प्रजामंडल की। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये माणिक्यलाल वर्मा का फोटोग्राफ है। तो इन्होंने स्थापना की मेवाड़ प्रजामंडल की कब? 1938 में, अप्रैल के महीने में। फिर मेवाड़ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे धर्मनारायण, मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री, इन्होंने इस प्रजामंडल को, मेवाड़ प्रजामंडल जो संस्था है जिसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की है, इसको उन्होंने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इसका कारण क्या है? क्योंकि मेवाड़ की जो राजशाही है या मेवाड़ का राजघराना रियासत जो है, उनको लगने लगा कि ये प्रजामंडल जो बन रहा है ये हमारे विरोध में बनेगा, ये आम जनता को इकट्ठा कर रहे हैं संघर्ष के लिए। तो इसलिए मेवाड़ राज्य की तरफ से जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ धर्मनारायण, उन्होंने इस मेवाड़ प्रजामंडल संस्था को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? माणिक्यलाल वर्मा ये मजबूर हो गए मेवाड़ छोड़ने के लिए। वरना हो सकता है जैसा कि जैसलमेर में जैसलमेर के राजा के द्वारा सागरमल गोपा के साथ किया गया, तो इन सबको अब एक डर भी था कि हो सकता है जैसा जैसलमेर में हो वैसा किसी और के साथ भी हो जाए। क्योंकि राजशाही में राजा ही सब कुछ है, अगर उसके हाथ में अधिकार हैं तो हो सकता है वो आम जनता के साथ कैसा भी सलूक कर सके। अब इनको मजबूर होना पड़ा और ये मेवाड़ छोड़ के चले गए। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर अजमेर आ गए और अपनी गतिविधियां वो अजमेर से ही संचालित करने लगे। अभी पिछले हमने जो 2 प्रजामंडल पढ़े थे, ये भी हमने देखा था कि बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना दूर रहकर की गई है, कहाँ से? कलकत्ता से। ऐसे ही जैसलमेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना जैसलमेर से दूर रहकर की गई है, जोधपुर से। ये स्थानीय शासकों के डर की वजह से ही ऐसा हो रहा था। और ऐसे ही मेवाड़ प्रजामंडल में स्थापना तो इन्होंने मेवाड़ में रहकर कर दी, पर अब मेवाड़ के जब शासक के द्वारा, वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा जब इस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो इनको भी लगा अब यहाँ मेवाड़ में रह के हम काम नहीं कर सकते, और इनको भी मेवाड़ छोड़ के जाना पड़ा। अब आगे की गतिविधियों का संचालन ये करते हैं अजमेर से। मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से उठा लिया, जबरदस्ती उठा के ले गए, और यातना तो दी ही, साथ में मुकदमा इन पर चलाया और जेल में डाल दिया। यानी कम ज्यादा कमोवेश सारे जो राजा महाराजा हैं इस समय, उनके खिलाफ अगर कोई जाता है तो वो एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हर कोई दमनकारी नीति अपना रहा है, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे यहाँ मेवाड़ में हो। फिर फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, जब जनता बहुत ज्यादा जागरूक होने लगी। और फिर उसके बाद नवंबर 1941 में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता यानी कि सभापति इस समय माणिक्यलाल वर्मा ही थे। तो इनके सभापतित्व में यानी कि इनके अध्यक्षता में ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया जाता है। अब इस दौरान जेबी कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू जी की जो बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भी यहाँ आयोजन किया गया, और बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ इसकी स्थापना की गई। इसका कार्यभार संभाला मोहनलाल सुखाड़िया ने, बाद में जो आगे चलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने हैं, पता होगा आपको। तो इन्होंने, इनके नाम पर उदयपुर में यूनिवर्सिटी भी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। तो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई, और इसका जो कार्यभार संभाला गया वो किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। तो इस तरह से भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का काम किया बलवंत सिंह मेहता ने।
तो अलग अलग तरह की कुछ समितियां या कुछ छोटे छोटे संघ बनाए गए और उन सबको कुछ अधिकार दे दिए गए हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल तो चला रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा, वहीं उसमें ही मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, इसका दायित्व दिया गया है मोहनलाल सुखाड़िया, और भील मीणा आदिवासियों के लिए जो कल्याण का कार्य है ये कर रहे हैं बलवंत सिंह मेहता। फिर अगस्त 1942 जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ये बात है अगस्त 1942 की, और इसके जो नेता हैं, संबंधित नेता, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर ही एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, और ये 7वां अधिवेशन था, आयोजित किया गया। और इसकी आयोजना यानी कि इसकी मेजबानी की गई उदयपुर में ये अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें कुल 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बात है दिसंबर 1945 की। और धीरे धीरे इस समय जो देश में वातावरण बन रहा था वो ऐसा वातावरण था कि अब यहाँ लोकतंत्र जैसे आने वाला है, देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। तो मेवाड़ में भी कुछ कुछ वैसी सुगबुगाहट थी, उन लोगों को भी बात समझ में आने लगी। तो मेवाड़ में भी ये परिवर्तन आने लगा और महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंशिक रूप से अपनी सहमति प्रदान कर दी। उनको भी समझ में आ गया कि अब हो ना हो धीरे धीरे लोकतंत्र आने ही वाला है, जनता के हाथ में शासन जाने वाला है। आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया और जिसका प्रारूप तैयार किया किसने? के.एम. मुंशी ने। और स्वतंत्रता के बाद देश जब आजाद हो गया तो मेवाड़ भी राजस्थान में शामिल हो गया। अगला आंदोलन है अब कोटा जन आंदोलन। 4 आंदोलन हमने पढ़ लिए राजस्थान के। शुरुआत की थी जोधपुर से, उसके बाद बीकानेर के बाद फिर हमने तीसरा आंदोलन देखा जैसलमेर का, और चौथा अभी हमने देखा है मेवाड़ का। इसके बाद जो 5वां जन आंदोलन है ये है कोटा में शुरुआत होती है लगभग 1918 से। कोटा के निवासियों ने खुद ही, जब यहाँ चल रहा था स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रम, तो उस दौरान यहाँ के निवासियों ने खुद ही इन चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, चीज़ों को त्यागना, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, उनको एक साथ एक जगह पटक के आग लगा देना, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, खादी के वस्त्र पहनना। तो इस दौरान 1918 में ही कोटा में ये जन जागृति आने लग गई थी। उसमें गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह था। ये गांधी टोपी इस बात का प्रतीक थी कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं और हम स्वदेशी की ओर जोर देते हैं। ये जो गांधी टोपी खादी की बनी हुई है, तो ये इस बात का प्रतीक था कि हम गांधी जी की इस भावना से, यानी कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से और सत्याग्रह से हम जुड़े हुए हैं। तो गांधी टोपी पहनने का उत्साह लोगों में शुरू हुआ। यहाँ आंदोलन जिसने चलाया उनका नाम है पंडित नैनूराम शर्मा, जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग किया, यानी कि सरकारी नौकरी छोड़ दी और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित जो राजस्थान सेवा संघ है, इसके ये सक्रिय सदस्य बन गए नैनूराम शर्मा। जब हमने बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ा था तो वहां हमने विजय सिंह पथिक का योगदान देखा, तब भी हमने नैनूराम शर्मा के बारे में बात की, क्योंकि ये उनके राजस्थान सेवा संघ जो है उससे जुड़ चुके थे, उसके सदस्य थे। विजय सिंह पथिक द्वारा जो स्थापित था राजस्थान सेवा संघ, उसके ये सदस्य थे। इन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया। बेगार प्रथा का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें आप काम तो करा लें किसी से, लेकिन उसको बदले में पैसा ना दें, तो यही कहलाती है बेगार प्रथा। राजा महाराजाओं के दौर में काफी ज्यादा ये प्रचलन था। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ है जिसमें कुछ जो ऐसे लोग जो दबदबा रखते हैं अपना, बहुत सारे लोगों से काम करवा लेते हैं और बदले में उनको कोई पैसा नहीं देते। ये पहले एक तरह की प्रथा थी, राजा महाराजाओं द्वारा चला दी थी। अब इसका विरोध यहाँ शुरू किया गया कोटा में कि बेगार प्रथा अब आज से नहीं रहेगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना मजदूरी के काम नहीं करेगा। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई और फिर इसके साथ पंडित अभिन्न हरि ये भी इसमें शामिल हो गए और इन दोनों ने ही मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। यह कोटा की सरकार से बात हो रही है कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हैं। उत्तरदायी शासन का मतलब ये है कि जो लोग शासन चला रहे हैं वो अपनी बनाई गई नीतियों के प्रति या अपने शासन के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, और ये उत्तरदायी तो जनता के प्रति होना चाहिए। यही उत्तरदायी शासन कहलाता है। जैसे आज की जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, ये भी उत्तरदायी सरकार है। जैसे मान लेते हैं राज्य में विधानसभा, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों ने, यानी कि विधायकों ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो अपने बनाए गए कानून और अपने बनाई गई नीति के लिए उस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। यानी कि अगर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ की है
कानून में कुछ ऐसा गलती है तो उनको उस सदन में जवाब देना पड़ता है। कानून चाहे वो अच्छा लाए बुरा लाए हैं जैसा भी है, लेकिन वो अपने उत्तरदायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकते। निरंकुश शासन में ये होता है कि शासक ने जो नियम कानून बना दिया, उसके बनाने के बाद कहीं कोई उसका उत्तरदायित्व तय नहीं है, यानी मेरा वचन ही है शासन। ये होता है निरंकुश शासन, जिसमें जिसने जो कह दिया, राजा ने जो बात कह दी, बस वही अंतिम वाक्य है, उसके बाद उसका कहीं कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन उत्तरदायित्व शासन वो है जहां शासकों ने अगर कोई नीतियां बनाई है तो वो सदन के प्रति जिम्मेदार होंगे, जिस सदन के वो सदस्य हैं। ये आज के दौर की परिभाषा है। तो ये उत्तरदायित्व शासन कहलाया। यहाँ कोटा में बात हो रही है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। इसके बाद अभिन्न हरि ये मांगरोल के रहने वाले थे और उन्होंने 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहां पर ही की। इसकी अध्यक्षता की पंडित नेनूराम ने और अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष बनाए गए सेठ मोतीलाल। 1940 में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित अभिन्न हरि ने और इसमें विजय सिंह पथिक भी आए भाग लेने, जो कि बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियां उस समय काफी उन लोगों को धक्का लगा जो इसको चला रहे थे। क्यों? क्योंकि जब पंडित नेनूराम शर्मा की कुछ लोगों ने हत्या कर दी, तो किसने हत्या कर दी ये पता भी नहीं चला, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी गई। तो कोटा प्रजामंडल को अचानक से धक्का लगा। एक तो बाकी लोगों में डर बैठ गया कि हो सकता है अध्यक्ष की हत्या होगी तो बाकी में से किसी का भी नंबर आ सकता है। इस कारण कुछ समय के लिए ये कोटा प्रजामंडल थोड़ा सा कम सक्रिय हो गया। फिर पंडित अभिन्न हरि ने प्रजामंडल का पूरा भार उठाया, उनके कंधों पर सारा भार आया। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन्न हरि इन्होंने यह आंदोलन छेड़ दिया। अब इस आंदोलन के साथ और भी लोग जुड़े, जैसे कि मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, ऐसे ही हैं सेठ मोतीलाल। इसमें वकील हैं वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव, ये सब इस आंदोलन में जुड़े। महिलाओं का अगर कहीं नाम आता है तो ध्यान रखें, इस बार सिरोही प्रजामंडल से पूछा गया अभी ग्रेड 2 एग्जाम में। फिर 1945 में आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जुलूस निकाले, आम सभा आयोजित की। अब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ, यानी कि राजाओं ने, यानी कि देसी रियासतों ने, अंग्रेजों ने इन सबको दबाने की कोशिश की। और दबाने का एक ही उनके पास साधन था कि आंदोलन पर दमनात्मक कार्रवाई, अब उस बल का प्रयोग किया जाए, लाठीचार्ज की जाए, या कई बार उन्होंने गोलियां भी चलाई ताकि भीड़ का जो आंदोलन है, जो आक्रोश है, उसको कुचल दिया जाए। लेकिन भीड़ ने शहर कोतवाली पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके तिरंगा यहाँ फहरा दिया। कोटा की जो शहर पना है, इसके फाटक बंद कर दिए गए। कोटा को एक तरह से किला बना दिए गए। यहाँ आने वाली सारी जो सड़कें हैं वो सब बंद कर दी गई, गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद कोटा तक ना आ सके। कोटा के दीवान, जिनका नाम है सर हरिलाल घोषलिया, और वहाँ के आईजी हैं पुलिस के संत सिंह, ये चाहते थे कि आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया जाए। पर कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह, इन्होंने पलाया था कि सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से समझौता कर लिया, और समझौता हुआ 16 अगस्त 1945 को। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस, इनको दरबार से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जनता उनके खिलाफ थी। जनता को ये खटक रहे थे, क्योंकि ये इस आंदोलन को कुचल देना चाहते थे। तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए, पब्लिक को शांत करने के लिए इन दोनों को दरबार से हटा दिया गया। और इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, वहां के किसान, मजदूर और सब एक साथ आ गए। और जब देश आजाद हुआ तो महाराज भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो पूरे राजस्थान के उपराज प्रमुख बनाए गए। तो ध्यान रखना, उपराज प्रमुख बने हैं कौन? कोटा के महाराजा। अब अगला आता है, अगला प्रमुख आंदोलन यह है बूंदी में जन आंदोलन। यानी जब हाड़ौती में प्रजामंडल शुरू होता है तो कोटा, बूंदी, हाड़ौती की क्षेत्र है। जब कोटा में शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कोटा के साथ ही संलग्न है दूसरा बूंदी, यहाँ भी आंदोलन शुरू होता है। तो बूंदी में भी कोटा की ही भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले से दिखाई दे रहे थे। यहाँ भी विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी, इन्होंने कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। यानी टैक्स जो बढ़ाया गया है, राजा के द्वारा हो या अंग्रेजी व्यवस्था के द्वारा हो, या बेगार प्रथा जो है, यानी कि बिना मजदूरी दिए काम करवाना, तो इन सब के प्रति यहाँ पहले ही आंदोलन चल रहा था। फिर पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र यहाँ लगातार चालू किया। नमाना एक गांव है
वहाँ बहुत सारे अत्याचार किए गए। बूंदी के जो महाराज हैं ईश्वर सिंह, इन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की। ज्यादातर जितने भी देसी शासक हैं, रियासत हैं, वो सब इस आंदोलन को दबाना चाहती थी, क्योंकि ये सबके अस्तित्व के लिए भी खतरनाक था। फिर 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई और 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी। उनको लग रहा था कि ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो समाचार पत्र हैं, इनके द्वारा ही आग भड़क रही है, क्योंकि इसमें जो चीजें छप के आ रही है उनसे ही जनता आक्रोशित हो रही है। फिर कांतिलाल और नित्यानंद ने इसकी कोई परवाह नहीं की और उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की मांग अपनी जारी रखी। वो सरकार से लगातार यही मांग करते रहे कि प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए, आम जनता की जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए। फिर 1937 का वर्ष आया जब प्रजामंडल के अध्यक्ष थे ऋषिदत्त मेहता। इनको 3 वर्ष के लिए राज्य से ही निष्कासित कर दिया गया कि राज्य में रहकर, यहाँ कोटा बूंदी राज्य की बात हो रही है, कि बूंदी में रहकर अपनी गतिविधियां नहीं चलाएंगे। परंतु जब 1941 में वापस बूंदी आए, पहले इनको 3 वर्ष के लिए बोला गया कि आप राज्य से चले जाएं, फिर 41 में वापस आए, तो उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया और 1942 में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को भी अपने साथ लेकर आंदोलन शुरू किया। बाद में यहाँ बूंदी के जो महाराज हैं ईश्वरी सिंह, इनमें भी एक परिवर्तन आया। इन्होंने भी समय की मांग को समझा कि अब लोकतंत्र आने वाला है, देश आजाद होने वाला है, तो ये भी संविधान निर्मात्री सभा के समर्थन में आ गए और उसमें इन्होंने अपना भी प्रतिनिधि भेज दिया। और जब देश हमारा आजाद हुआ तो बूंदी भी बृहद राजस्थान में शामिल हो गया। बूंदी के बाद जो अगला जन आंदोलन हुआ यह है जयपुर, और जयपुर में जन आंदोलन की शुरुआत करने वालों में नाम सबसे पहले आता है श्री गणेश अर्जुन लाल सेठी। उसके बाद है इसमें शामिल जमनालाल बजाज, जिन्होंने 1927 में एक चरखा संघ नामक से संगठन स्थापित किया। 1931 में ही कर्पूरचंद पाटनी, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो ये ध्यान रखना, नाम, वर्ष और संस्थापक। जयपुर प्रजामंडल, संस्थापक हैं कर्पूरचंद पाटनी, स्थापना का वर्ष है 1931। प्रारंभ में इसका काम क्या था, तो जितने भी प्रजामंडल हैं सबका प्रारंभिक काम लगभग समाज सुधार था। धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक चेतना भी पैदा करनी शुरू की। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कर्पूरचंद पाटनी, दौलतमत भंडारी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब ये गिरफ्तार कर लिए गए, जो कि प्रमुख नेता थे, तो पूरे जयपुर में इस कृत्य की निंदा की गई कि जो प्रमुख आंदोलनकारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिरकार यहाँ की जो सरकार है वो प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई, बल्कि मजबूर हो गई। अगस्त 1939 जब आया तो दोनों पक्षों में कुछ समझौता कर लिया गया और प्रजामंडल के जो नेता गिरफ्तार किए गए वो सब रिहा कर दिए गए और साथ ही इनके संगठन जो प्रजामंडल था उसको मान्यता मिल गई। फोटो में आप देख पा रहे हैं हीरालाल शास्त्री, जो कि हमारे राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री बने। उस समय इस पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1940 में हीरालाल शास्त्री, जो कि प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उन्होंने पूरे राज्य में प्रजामंडल की शाखाएं भी खोली कि केवल जयपुर तक ही सीमित नहीं रखा इन्होंने प्रजामंडल को, बल्कि पूरे राज्य में फैलाया, अलग अलग ब्रांच भी खोली। 1941 में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में भी आंदोलन छिड़ा गया। तो जब यहाँ आंदोलन छिड़ा गया तो जयपुर के महाराज ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया, ये इस बात के लिए राजी हो गए। आप ये देखेंगे कि जहां जहां के जो देसी शासक हैं, जो अगर समय की मांग को समझ पाए, या तो अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध, या जो यूरोप भी जाते आते रहे, या वो जो है कांग्रेस के कार्यक्रम की गतिविधि देख रहे थे, उनको ये अंदाजा आ गया था कि आने वाले समय में जनता का शासन आने वाला है। तो उन्होंने इसमें कोई ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाया। वो जान चुके थे कि विरोध करने का भी कोई फायदा नहीं है, ज्यादा दिन ये विरोध चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो समय की मांग है वो होके ही रहता है। यहाँ भी ऐसा ही था। तो जयपुर के भी जो राजा हैं उन्होंने भी उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बचा, क्योंकि उत्तरदायी शासन की मांग अब स्वीकार कर ली गई। और यहाँ प्रजामंडल में 2 वर्ग हो गए। एक वर्ग जो अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था, और दूसरा वर्ग जिसका नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल शास्त्री, जो कि आंदोलन के पक्ष में नहीं था, परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में लास्ट में 1942 में हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल,
इनको आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया और इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। अच्छा, इन्हीं के नाम पर जो MI रोड सुनते हैं जयपुर में, वो MI का मतलब यही है, मिर्जा इस्माइल, जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री थे। तो बाद में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। समझौते में क्या क्या बातें तय हुई, तो इसमें कहा गया कि युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी, पहली शर्त ये है। दूसरा, प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक और युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता दी जाएगी। तीसरा, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले आंदोलनकारियों को प्रवेश करने से यहाँ रोका जाएगा, प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। यानी कि अलग अलग आंदोलनकारी भी अगर आ रहे हैं जो जयपुर राज्य आना चाहते हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि आप जयपुर में प्रवेश करने से ही रोक दें, उनको प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन के लिए राज्य शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उत्तरदायी शासन राज्य में स्थापित किया जाएगा, और ये राज्य यानी कि जयपुर राज्य की बात हो रही है। इसके बाद प्रजामंडल महाराज के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा, कि अगर कोई आपस में समझौता हो रहा है तो महाराज भी ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारी गद्दी कोई खतरा हो जाए, तो महाराज ने ये शर्त रखी कि आप हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और प्रजामंडल इस बात से खुश था कि उनके प्रदर्शन करने से रोका नहीं जाएगा, उनको बस एक कमिटमेंट करना है कि राजा के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं हो। अब जब ये समझौता हो गया, तो समझौते के बाद जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा लगभग समाप्त ही हो गई। अगर आंदोलनकारियों की मांगे मान ली जाएं, तो फिर आंदोलन के लिए कोई रीजन बचता नहीं है, तो लगभग वैसा ही हो गया। और शास्त्री जी समझौते के बावजूद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, पर गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि समझौता पहले ही हो गया, उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है, तो वो राजा ने गिरफ्तार कर लिए। और 1945 में जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए, तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण कर दिया गया, कि अभी दोनों मिला के एक ही कर दिए गए। फिर अक्टूबर 1942 महाराजा ने एक समिति का गठन किया था, जिसका काम था संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना, कि संविधान हमारा कैसा होगा, उसमें क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सुधार क्या क्या होने चाहिए। इस समिति ने 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, और इसके ही परिणाम स्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई। फिर ये दोनों सदन, दोनों में ही महाराजा का वर्चस्व था। ये जयपुर प्रजामंडल की बात हम कर रहे हैं। और जब चुनाव हुए, तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद ने 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 37 सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। ये जो 2 सदनीय व्यवस्था का है, उसके 2 सदनों के नाम हैं। एक तो प्रजा परिषद या लोक परिषद, और दूसरी होगी प्रतिनिधि सभा। तो प्रजा परिषद में तो 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर प्रजामंडल ने विजय प्राप्त की। फिर 24 जुलाई 1947, इसके बाद नरेंद्र मंडल की जब स्थापना हुई, तो जयपुर नरेश ने घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। 1947 आते आते, और यहाँ तो बात हो रही है जुलाई 1947, तो ये वर्ष आते आते ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि अब एक अखिल भारतीय संघ बनकर रहेगा, 2 देश बनेंगे, एक होगा पाकिस्तान, एक होगा भारत, तो दोनों में से कोई एक हमको चुनना है। स्वतंत्र रहना लगभग ना के बराबर संभव है, तो ज्यादातर जो देसी रियासतें हैं, उन्होंने भारत में रहने का विकल्प चुना। इसके बाद जनता के दबाव पर ये जो मंत्रिमंडल है, इसका विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया, देवी शंकर तिवारी, दौलतमत भंडारी और टीकाराम पालीवाल को इसमें मंत्री बनाया गया, और 30 मार्च 1939 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया। और इस तरह से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, और जयपुर के जो महाराजा थे मानसिंह, उनको राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया, और उदयपुर के जो महाराणा थे, उनको पूरे राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया। एक है राज प्रमुख, एक है महाराज प्रमुख, और उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, ये है कोटा के महाराज। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो 3 पद याद रखना। राजस्थान के ये एकीकरण से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। जब राजस्थान का विलय हुआ, राजस्थान जब बन के तैयार हुआ, तो 30 मार्च 1949 राजस्थान संघ जो बना, इसमें जयपुर के जो महाराजा हैं मानसिंह, इनको तो बनाया गया राज प्रमुख, उदयपुर के महाराणा को बनाया गया महाराज प्रमुख, और कोटा के महाराज को बनाया गया उपराज प्रमुख। अगला जो जन आंदोलन है, ये है अलवर। अलवर की जनता, इसमें जागृति लाने का काम किया पंडित हरिनारायण शर्मा। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ
यानी कि जो अछूत एक प्रथा चलती थी कि किसी से हम टच नहीं होंगे वरना हम मलिन हो जाएंगे या हम अशुद्ध हो जाएंगे, तो इस प्रथा का इन्होंने निवारण किया। इसके लिए एक संघ बनाया, अस्पृश्यता निवारण संघ। दूसरा संघ बनाया इन्होंने वाल्मीकि संघ, और तीसरा बनाया आदिवासी संघ। तीनों की स्थापना किसने की है? तो अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा ने। खादी का प्रचार किया, आम जनता में भी इन्होंने जागृति पैदा की। फिर मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जयसिंह को गद्दी से हटा दिया और अपने ही एक मनोनीत जागीरदार के पुत्र जिसका नाम था तेज सिंह, इसको गद्दी पे बिठा दिया। अब महाराज के बेटे को गद्दी से हटा के जागीरदार के बेटे को गद्दी पे बिठा दिया। अभी भी आज देश आजाद हुए, लोकतंत्र आए 75 साल हो चुके हैं, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आम जनता में हैं और वो महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, उस राज परिवार के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो यहाँ भी जब महाराज को गद्दी से हटा दिया गया तो बहुत जनता इसके विरोध में आ गई। इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की और राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य कुछ जो नेता हैं इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसका वर्ष याद रखना है आपको। अलवर राज्य प्रजामंडल स्थापित हुआ है कब? 1938 में। और जैसे अन्य प्रजामंडल हुए वैसे ही अलवर में भी उत्तरदायी शासन की मांग शुरू हुई और यहाँ भी उत्तरदायी शासन की मांग के लिए आंदोलन किया गया। फिर 1940 में राज्य के द्वारा युद्ध कोष के लिए धन इकट्ठे करने की बात हुई और प्रजामंडल ने इसका विरोध किया। अब युद्ध होगा तो जनता से क्यों पैसा लिया जाए? प्रजामंडल ने इस बात का विरोध किया। युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध। अब अंग्रेज चाह रहे हैं कि यहाँ से जो स्थानीय राजा है वो भी अपनी सेना भेजे और पैसा लिया जाए यहाँ की जनता से, तो इस बात का प्रजामंडल ने विरोध किया। अब इस पर हरिनारायण शर्मा और उनके साथ उनके सहयोगी थे मास्टर भोलानाथ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आम जनता में भी इसका विरोध हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रजामंडल ने आंदोलन किया। इसी दौर में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 के बाद, जब जब बड़े आंदोलन हुए जैसे कि असहयोग आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, तो जब ऐसा कोई बड़ा आंदोलन चला तो उस दौर में जहां छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे वो भी राष्ट्रीय स्तर के बड़े आंदोलन के साथ जुड़ गए ताकि आंदोलन का प्रभाव बढ़ सके। फिर फरवरी 1946 जब उत्तरदायी सरकार बनने के लिए प्रजामंडल ने अपना आंदोलन छेड़ा तो कई सारी गिरफ्तारियां दी गई। फिर इसके बाद वर्ष आया 1946, जून का महीना। प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन के लिए किसानों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया और 1947 तक ये आंदोलन चलता ही रहा जब तक कि देश आजाद नहीं हुआ। इस दौरान ये एक खास घटना और हो जाती है। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी अच्छी खासी है, तो अलवर में 1947 जब विभाजन हुआ तो यहाँ सांप्रदायिक दंगे भी हुए और अंग्रेजों का यानी कि बाद में जो भारत सरकार बनी उसका मानना यह था कि अलवर के जो दीवान हैं NV खरे, उनका ही इसमें हाथ है इन सांप्रदायिक दंगों में, और भारत सरकार ने इनको तो एक तरह से दोषी माना। उनको संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में भी ये जो अलवर के दीवान हैं NV खरे, इनकी कोई मिलीभगत है और इस कारण खरे को दिल्ली में रहने का आदेश दे दिया गया। और बाद में मार्च 1948 में अलवर राज्य ये मत्स्य संघ में शामिल हो गया। तो ये आंदोलन था कौन सा? यह आंदोलन समाप्त हुआ अलवर में जन आंदोलन किस तरह से इसने अपनी गति प्राप्त की। अलवर के बाद अगला जो जन आंदोलन है ये है भरतपुर में जन आंदोलन। अलवर से ही जुड़ा हुआ भरतपुर में जन आंदोलन करने वालों में नाम आता है जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। भरतपुर के इस समय महाराजा थे महाराजा किशन सिंह। उन्होंने अपने राज्य की यानी कि भरतपुर राज्य की राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। गांवों नगरों में यहाँ उन्होंने स्वायत्तशासी संस्थाओं का विकास किया और यहाँ तक कि वे उत्तरदायी सरकार के पक्षधर भी थे। लेकिन जो इनके प्रगतिशील विचार थे इनकी कीमत भी इनको चुकानी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने गद्दी से इनको हटा दिया और उनके जो पुत्र थे विजेंद्र सिंह, उनको शासक बना दिया। अब एक तरह से ये अवयस्क पुत्र है, नाबालिग है और उनको ही शासक बना दिया है। शासन चलाने के लिए अब बेटे को शासक बना दिया है, राजा को हटा दिया है, अब उसके नाम से शासक और इसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इस कारण 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन किया और अपना एक अलग स्वतंत्रता दिवस मनाया। फिर 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ये अगला सवाल ये है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर में नहीं हुई है, कहाँ हुई है? रेवाड़ी में। इसके अध्यक्ष बने गोपीलाल यादव,
कोषाध्यक्ष बने मास्टर आदित्येंद्र, और राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। उनको जैसे लगता है कि कोई हमारे खिलाफ जा रहा है तो उसको गैर कानूनी घोषित कर देते हैं। फिर 21 अप्रैल 1938 सरकार के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया और इस कारण 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सारे के सारे जो नेता जेल में पहले गए थे अभी जेल से छोड़ दिए गए। फिर 30 दिसंबर 1940 परिषद का पहला सम्मेलन हुआ, जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और यहाँ उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। फिर 22 अक्टूबर 1942 ब्रज जन प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की गई। 1943 में चुनाव हुए जिसमें 50 सदस्य थे, इनमें से 37 निर्वाचित किए गए। प्रजा परिषद ने यानी कि प्रजामंडल की ही जो संस्था है इसने इसमें से 27 पद जीते और युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया। मास्टर आदित्येंद्र इसके उपनेता बने। लेकिन धीरे धीरे ये जो परिषद है इसको पता चल गया कि ये सब दिखावा है, ढकोसला है, तो इसके सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। फिर बाद में प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ 23 मई 1945, 92वां अधिवेशन हुआ। फिर 14 जनवरी 1947 वायसराय वेवल इस समय था, वो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, ये दोनों भरतपुर आए। जनता ने आक्रोश प्रदर्शित किया, यानी उनके खिलाफ थे, सारे के सारे नेता जेल में डाल दिए गए। अलवर के मेव और जाट इनमें आपस में दंगे भड़क लिए गए और इसमें माना गया कि अलवर के दीवान की भूमिका है। फिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगे फैल गए और 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। तो इस तरह से भरतपुर का जो जन आंदोलन है या भरतपुर प्रजामंडल जो है वो भी 18 मार्च 1948 को जाके पूरी तरह हो गया समाप्त। अब इस चैप्टर में कुछ और जन आंदोलन बचे हैं जैसे कि धौलपुर, करौली इत्यादि, ये अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.